आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। वसुधैव कुटुंबकम यानी कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। कुछ इन्हीं शब्दों के साथ आज G20 सम्मेलन की शुरुआत हुई है। कुछ ऐसे ही शब्दों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 सम्मेलन की शुरुआत संबोधन के साथ की और पहली बार G20 की मेजबानी कर रहा भारत, जिसमें बड़े वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसका आगाज पीएम ने आतंकवाद के खात्मे और साइबर क्राइम के साथ की है और साफ संदेश उन देशों को दिया है जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और आतंकी गिरोह का समर्थन करते हैं। इसके साथ ही 55 देशों के समूह अफ्रीकन यूनियन को G20 का अस्थायी सदस्य भी बनाया गया है। लेकिन पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो संबोधन सुनाते हैं जिसके शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम के साथ की है। और वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। फ्रेंड्स, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष को संबोधित करते हुए साफ तौर पर यह भी कहा कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाया जाए और इसका समर्थन भी तमाम देशों ने किया, जिसके बाद अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया। इस दौरान वहां का माहौल कैसा था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औपचारिक तौर पर यह ऐलान कर रहे थे कि अफ्रीकन यूनियन अब G20 का स्थायी सदस्य बन गया है? एक बार उन तस्वीरों पर भी नजर डालते हैं। वाटर सिक्योरिटी हो, वर्तमान के साथ आप सबकी सहमति से आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें इन चुनौतियों के ठोस समाधान की तरफ बढ़ना ही होगा। आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले भारत मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को देश के भीतर G20 के स्थायी सदस्य के रूप में इंक्लूजन का अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। अद्भुत भारत की ये अनोखी तस्वीर है। G20 के सम्मेलन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ हुई, जिसमें पीएम मोदी ने जिक्र किया सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाया। इसका साफ तौर पर अगर हम अंदाजा लगाएं तो एक संदेश ये है कि प्रधानमंत्री मोदी विकासशील और विकसित देशों को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं ताकि पूरा देश एक साथ उसका विकास हो। 55 देशों का एक समूह है अफ्रीकन यूनियन और जब अफ्रीकन यूनियन को स्थायी तौर पर G20 का सदस्य बनाया गया तो उस दौरान अजाली असोमानी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिस बेहद गर्मजोशी के साथ गले लगाया, उनका अभिवादन किया। इससे साफ तौर पर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अफ्रीकन यूनियन के लिए ये कितना महत्वपूर्ण फैसला था, ये कितना महत्वपूर्ण फैसला उनके पक्ष में आया। तो देखिए, ये एक बड़ा मंच है, कूटनीति का बड़ा मंच, जहां भारत अपना जो जोर आजमाइश है, जो ताकत है, जो दमखम है, वो दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तमाम ऐसे वैश्विक बड़े मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होगी और चर्चा की शुरुआत भी हो चुकी है और G20 की शुरुआत ही भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाने के साथ ही किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में साफ तौर पर यह एक बार फिर से कह दिया कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, साइबर क्राइम को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये साफ तौर पर उन देशों को संदेश था जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों को
समर्थन देते हैं, उनका सहयोग करते हैं। ये सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन देशों के लिए संदेश था, यानी कि इससे अंदाजा लग सकता है कि पाकिस्तान के साथ ही चाइना को इस मंच से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। तो देखिए, ये अलग अलग तस्वीरें भी है कि कितनी गर्मजोशी के साथ तमाम बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत किया गया है। और इस स्वागत के दौरान कोणार्क चक्र सेल्फी पॉइंट भी बना, क्योंकि ये वो स्थान था जहां तमाम दिग्गज नेताओं का, तमाम बड़े नेताओं का जो विदेश से आए थे उनका स्वागत भी किया गया। चाहे वो आईएमएफ की बात करें, आईएमएफ के अध्यक्ष भी पहुंची थी, डब्ल्यूएचओ की ओर से भी जो तमाम पदाधिकारी पहुंचे थे, उन सभी का स्वागत कोणार्क चक्र के साथ ही किया गया। तो वहीं जो बाइडेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोणार्क चक्र के बारे में समझाते हुए भी नजर आए। तो देखिए, भारत का जलवा G20 में देखने को मिल रहा है। भारत की वैश्विक स्तर पर छवि में लगातार सुधार हुआ है और सुधार किस हद तक हुआ है, और G20 भारत में आयोजित होने से क्या कुछ भारत को हासिल होगा, जिसे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बतौर इकोनॉमिस्ट जावेद अहमद जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही बताते चले कि चंचल यादव समाजवादी पार्टी के इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। सुनील त्रिपाठी बतौर वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ अब से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। सुधा मिश्रा भी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। और सैयद मोहम्मद तकी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले इकोनॉमिस्ट से मैं करती हुई उनसे करूंगी। देखिए जावेद अहमद जी, 2047 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लक्ष्य स्थापित किया है। लाल किले के प्राचीर से भी पीएम मोदी ने कहा कि जल्द ही हम भारत की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरेंगे। G20 का योगदान कितना बड़ा होगा प्रधानमंत्री मोदी के इस लक्ष्य को हासिल करने में? ये जो है आर्थिक मंच बना होने जा रहा है, जिसमें हमारी जीडीपी के ग्रोथ रेट और तमाम जो हमारे लॉजिस्टिक इंडस्ट्री हैं, ऊर्जा से और जो एनर्जी संबंधित हमारी जो भी लॉजिस्टिक सिस्टम है, इस तमाम चीज़ों की एक बड़ी फेरिस्त है। और ये अभी आपको लिस्ट में बात करना थोड़ा लंबा एक समय लगेगा। मुख्तसर ये है कि भारत की मेजबानी उसके सशक्तिकरण और उसके उदारवादी छवि को उभारता है। साथ ही साथ रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान साझा जो अमेरिका से होने जा रहा है, इसका लाभ मिलना है। और जो 100% FDI की जो बात पहले प्रधानमंत्री जी ने कर रखा है, तो ये तमाम आर्थिक उदारवादी नीतियों से हमें भारत को लाभ तो होगा ही होगा। साथ में जो दूसरे देश जुड़े हुए हैं, जैसे आज एक अफ्रीकन कंट्री को G20 का मेंबर बनाया गया, ये तमाम जो नए दोस्त और फ्रेंड बन रहे हैं, तो ये सामाजिक और राजनीतिक जो दायरा बढ़ रहा है, इसमें बिल्कुल सही बात है कि लाभ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भारत को भी होगा। जो इनका लक्ष्य है, जो $5 बिलियन का जो लक्ष्य है, ये भी हमें इसको कुछ हद तक कंट्रीब्यूट करेगा। तमाम अपवादों के साथ साथ एक बहुत बड़ा मौका है भारत के को अपने विश्व के पटल पर रखने का, जिसमें एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, दुनिया की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप जो आपके आज हमारी मेजबानी में दिल्ली सजी हुई है, दिल्ली मेजबानी में एकदम उतरी हुई है, और तमाम तरह के चर्चाओं का जो है दौर चल रहा है। आर्थिक है, सामाजिक है, पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, और देशों के सीमाओं की बात है, सुरक्षा की बात है, तमाम तकनीकी दौर की जो आयाम है, वो सब सारे जुड़े हुए हैं। तो हमें आशान्वित होना चाहिए। देश को एक प्रगति को प्रशस्त करने का एक दिशा है। राजनीतिक पहलू इसके तमाम हो सकते हैं, लेकिन अभी जो है चर्चा हमारी आर्थिक पर है, और आर्थिक में गति जरूर मिलेगा। बिल्कुल। देखिए विवेक जी भी भारतीय जनता पार्टी से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विवेक जी, सीधा सवाल आपसे होगा कि 3 बड़ी चीजें ऐसी बताइए जो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही पूरा भारत हासिल करेगा इस G20 सम्मेलन के जरिए। ये गणतंत्रता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
G20 की मेजबानी का अवसर भारतवर्ष को मिला है। पिछले करीब 9.5 सालों की जो तपस्या है, जो कूटनीतिक बढ़त है, उसका परिणाम आज दुनिया की पटल पर सबको देखने को मिल रहा है। इस आयोजन से और तमाम जो ये बड़े मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष भारत पधारे, उनके साथ जो नरेंद्र मोदी जी की केमिस्ट्री, उस केमिस्ट्री का लाभ पूरे भारतवर्ष को मिलेगा, पूरे भारत की उद्योगपतियों को मिलेगा। उसकी सार्थक प्रक्रिया पूरे भारतवर्ष के आम नागरिकों के जीवन स्तर में दिखाई देती है। होता क्या है कि जब कोई इंडस्ट्री किसी देश में कोई उद्योग लगाता है, तो सबसे पहले वो ये देखता कि हमारे देश की सरकार का उस देश की सरकार से संबंध रहता है। किसी विपरीत परिस्थिति में कोई दिक्कत होने पे हमारे इंटरेस्ट वहाँ सुरक्षित रहेंगे कि नहीं रहेंगे, और ऐसी स्थिति में हमारे देश की सरकार वहाँ के देश की सरकार से बातचीत करने की स्थिति में रहेगी या नहीं रहेगी। जो नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक स्तर पे एक मित्रता कायम की, जिसमें उन्होंने स्वयं लाल किले से घोषणा की कि भारत अब वैश्विक मित्र बन चुका है। ऐसी स्थिति में मेरी आवाज आ रही है? जी विवेक जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, बताइए। ऐसी स्थिति में ये भारत के लिए बहुत ही सकारात्मक और बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। जिस समय भारत को ये मौका मिल रहा है, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी किसी भी ऐसे अवसर को, उसका सदुपयोग, उसका पूरा लाभ देश के लिए लेने में कामयाब रहते हैं, उसी तरह का ये आयोजन है। और इससे भारत को हर मोर्चे पे झंडे गाड़ने के अवसर मिलेंगे और भारत की एक नई छवि पूरे विश्व के पटल पर निखर के आएगी। जी ठीक है, तगी साहब भी लगातार आम आदमी पार्टी से हमारे साथ बने हुए हैं। तगी साहब देखिए, आज रात्रि भोज का आयोजन भी किया जाएगा, जिसके लिए राष्ट्रपति के द्वारा तमाम बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों को तो न्योता भेज दिया गया है और सब पहुंच भी चुके हैं। तमाम प्रदेशों के दिग्गज नेताओं को भी और साथ ही सीएम को भी बुलाया गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से आज रात्रि भोज में कौन जाएगा? देखिए, अपने चेहरे पे जो जाहिर है वो छुपाए कैसे, तेरी मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे। G20 की मीटिंग का बड़ा स्वागत है, लेकिन जो हमारे देश की परिस्थितियां किसी से छुपी नहीं हुई हैं, और वासुदेव कुटुंबकम कहना बहुत अच्छी बात है, उसका स्वागत है, लेकिन जब अपने ही देश के राष्ट्रपति को नए संसद भवन के उद्घाटन में बुलाया नहीं जाता तो सोचना पड़ता है। मंदिर के अंदर भारत के राष्ट्रपति को नहीं जाने दिया जाता क्योंकि वो एक दलित कास्ट से आते हैं, तो सोचना पड़ता है। मुसलमानों के बारे में कहा जाता है उनको कपड़ों से पहचान दिया जाता है, ये दंगाई है, तो सोचना पड़ता है। चर्चों पे हमला होता है तो सोचना पड़ता है। वासुदेव कुटुंबकम की तो हम स्वागत करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले बेसिक तो सही किया जाए। और G20 देश के अंदर रशिया नहीं है, वो नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, चाइना नहीं आ रहा है, जो हमारे इस दुनिया के पुरानी दुनिया के सबसे बड़े देश हैं, वो G20 में नहीं है, इस बार नहीं आ रहे हैं, उन्होंने बाइकआउट किया है। अभी ब्रिक्स की मीटिंग में चाइना ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन यहाँ G20 में वो नहीं आया। तगी साहब, यहाँ आपको जरा रोकना चाहूंगी और कुछ इन्फॉर्मेशन देनी चाहूंगी। देखिए, पावर का ट्रायंगल है। नहीं तगी साहब, देखिए यहाँ पर दोनों देशों ने शिरकत की है, बस व्लादिमीर पुतिन नहीं आए हैं और शी जिनपिंग नहीं आए हैं, क्योंकि दोनों ही देशों की तरफ से ये साफ तौर पर अब बयान भी दिए गए हैं कि देखिए हम इस सम्मेलन में आ रहे हैं, बस हमारे दो नेता किसी ऐसी सिचुएशन की वजह से नहीं कूच कर पा रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि दो बड़े देश नहीं आए। आप फिर दूसरी तरफ ये भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी हैं, ऋषि सुनक भी पहुंचे हैं, तो आप दोनों ही चीजों पर गौर करिए ना। आप एक पहलू पर गौर करके
सवाल नहीं खड़े कर सकते, प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते। पहले मेरी आवाज इको कर रही है, इसको कम करिए। ठीक है, हम अपनी टीम से बोलेंगे ताकि साहब की आवाज को जरा ठीक किया जाए। लगातार हमारे साथ देखिए अब स्टूडियो में पहुंच चुके हैं सुनील त्रिपाठी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हैं। सुनील त्रिपाठी जी, देखिए G20 एक बड़ा कूटनीतिक मंच है और भारत को पहली बार ये मौका मिला है और इस बार दिल्ली पूरी तरीके से तैयार है, मेहमानों की मेजबानी भी शुरू हो चुकी है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाए इसे? हमारे तकी भाई को लग रहा चाइना से बहुत प्यार है और होना भी चाहिए विपक्ष को चाइना से प्यार, क्योंकि सारी वेदना विपक्ष जा करके कांग्रेस के लोग चाइना की असेंबली में व्यक्त करते हैं और आज भी हमको लग रहा है तकी जी को चाइना की ही याद आ रही है, बाकी दुनिया में किसी लोगों को याद नहीं आ रही है। अरे अमेरिका जैसे देश के राष्ट्राध्यक्ष भारत में पहुंचे हैं, आपको गर्व होना चाहिए कि यही वो देश है जहां के प्रधानमंत्री को लोग देहाती औरत कह के संबोधित करते थे। आज G20 में हमारे देश में अगर ऐसे लोग आ रहे हैं तो हमको गर्व करना चाहिए कि हमारा भी देश मुल्क आज लोगों के बीच में कहां पहुंच रहा है, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। और पुतिन जी का जो आना आने कारण है वो कुछ और भी हैं कि जिसकी वजह से उधर यूक्रेन में युद्ध चल रहा है और ऐसी परिस्थितियों में उनको ना आना कोई विशेष चिंतक बात नहीं है, क्योंकि प्रतिनिधित्व तो कर ही रहे हैं कहीं न कहीं से, उनके लोग कर रहे हैं। और चाइना की बात है, चाइना तो भारत, चाइना और पाकिस्तान दो देश तो ऐसे हमको पड़ोसी मिले हैं कि चैन से नींदें हराम किए, सोना मुश्किल जिनकी आप चर्चा कर रहे हो, कहीं डोकलाम में हो रहा कुछ, कहीं कश्मीर पास पाकिस्तान कुछ हो रहा, दो मुल्क दो पड़ोसी ऐसे भारत में मिल गए हैं कि हमारे अमन को नष्ट करने के लिए पूरा प्रयासरत रहते हैं, जिनकी आप चर्चा तक जी कर रहे हो। और आपको तो खुशी होना और भारत के प्रत्येक नागरिक खुशी होना चाहिए कि G20 का प्रतिनिधित्व करने के भारत जैसे देश को मौका मिला है। जी बिल्कुल ठीक है। तकी साहब आप छोटा सा कमेंट 10 सेकंड करिए, फिर मैं दूसरे मेहमानों का रुख करूंगी। देखिए, जिस हिस्से में हम रहते हैं वहां रशिया और चाइना बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है और एक पावर का ट्रायंगल था एशिया में, इंडिया चाइना और रशिया लेके, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। और हम यूक्रेन से की वार जो हुई थी, लगी आज की डेट में रशिया से सबसे बड़ा इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का इंडिया के लिए। चाइना से सबसे बड़ा एक्सपोर्ट चीजें इंपोर्ट होकर भारत में आ रही है। तो क्या रशिया ने मना कर दिया क्या एक्सपोर्ट करने के लिए? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। दूसरी बात है, रुपया लगातार नीचे गिर रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रेशियो लगातार बढ़ रहा है। हाल आप देखा, महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और हम बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी। तो विश्व, ये जो आपकी विश्व की बात करते हैं, विश्व मंदिर की बात करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन अपने देश के लोगों को आप अपने देश के लोगों को उनके लिए परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तकी साहब क्या आपको गर्व की अनुभूति नहीं होती क्या? तकी साहब क्या आपको गर्व की अनुभूति, एक सेकंड, क्या आपको गर्व की अनुभूति नहीं होती है कि तमाम बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष आपके देश आए हैं, आप मेजबान हैं उनके, अभी भी आपको राजनीति ये बताइए। ये देश का पैसा खर्चा करके मोदी जी अपने आप को बड़ा दिखाना चाहते हैं। मोदी विरोध, राष्ट्र विरोध, मोदी जी का शो हो रहा है अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए। इसको देश से कोई फायदा होने वाला नहीं। बहुत से कर रहे हैं, देश को फायदा होता आप कितना राष्ट्र से प्यार कर रहे हैं, आपके बच्चों अगर देश को फायदा होता तो रोजगार बढ़ रहा होता, अगर देश को फायदा होता तो गंगा साफ हो गई होती, अगर देश को फायदा होता तो प्रदूषण कम हो गया होता, अगर देश को फायदा होता कानून व्यवस्था सही होती, अगर देश को फायदा होता बिजली सस्ती हो गई होती, अगर देश को फायदा होता तो महंगाई कम होती। ये गरीब देश का पैसा अमीर देशों के लिए खर्चा करके देश को गरीब बनाया जा रहा है। तकी साहब, जिस G20 सम्मेलन पर आप जरा सवाल उठा रहे हैं ना, ये 2008 से अलग अलग देशों में आयोजित होता है। पहली बार भारत को ये मौका मिला है और तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस वक्त भारत में मौजूद हैं। तमाम ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिस पर चर्चा होगी और जिस बेरोजगारी की बात आप कर रहे हैं G20 सम्मेलन में, उस पर भी चर्चा होगी, उस पर भी रणनीति बनेगी। तो मेरे मुताबिक आज इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बतौर एक आम नागरिक भी आज आपको सोचना चाहिए कि ये गर्व की बात है, लेकिन आप इस मुद्दे पर राजनीति। बेरोजगारी और बढ़ेगी। अरे 2 मंत्री के जेल में दर्द नहीं हो रहा, इनको बताइए, कम से कम राष्ट्राध्यक्ष जो बताए 2 मंत्री जेल में पड़े हैं। व्यवस्था और खराब होगी, रुपया और गिरेगा, गैस सिलेंडर और महंगा होगा। रोने वालों को आपने बैठा लिया मुस्कान जी। अरे हमारे लिए गैस सस्ती हो तो अच्छी बात है, हमारे लिए महंगाई कम हो तो अच्छी बात है, हमारे बच्चों को रोजगार मिले तो अच्छी बात है। हम बाहरों के वालों के लिए ताली क्यों बजा रहे हैं? अपने देश के लोगों को से वे मोहब्बत नहीं कर पाते, उनका सम्मान नहीं कर पा रहे।
ठीक है तकी साहब, मेरा सवाल आपसे छोटा सा सवाल था कि रात्रि भोज में, एक सेकंड तकी साहब, मेरा एक बहुत छोटा सवाल था। आपने तमाम इस पे राजनीति कर ली, एक बार फिर से G20 सम्मेलन पर ही आपने सवाल निशान खड़े कर दिए। मेरा सिंपल सा सवाल था कि आज तमाम प्रदेशों के नेताओं को और मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, आम आदमी पार्टी की तरफ से रात्रि भोज में कौन जाएगा? क्या इसका भी बॉयकॉट किया है क्या आम आदमी पार्टी ने? देखिए, आम आदमी पार्टी हमेशा देश के साथ खड़ी है और देश के सम्मान के लिए हमेशा कार्य करती रहती है। ये तो G20 की चाक चौबंद तो चमक दिखाई दे रही है, आम आदमी पार्टी ने किया है। आम आदमी पार्टी के केजरीवाल सरकार ने वहां सड़कें अच्छी बनाई है, वहां चमकाया चीजों को। दिल्ली चमक रही है आपकी, जरा देखिए ना। सरकार ने एक पैसा नहीं दिया है। ये आम आदमी पार्टी के 10 साल क्या काम का नतीजा है कि आज G20 हो पा रहा है दिल्ली के अंदर। और आपने सारी ट्रेनें प्रभावित कर दी, एयर टिकट प्रभावित कर दिए, लोग परेशान है, अफरा तफरी मची हुई है। 3-4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए सब सील कर दिया आपने। कोई आ नहीं सकता दिल्ली को, जा नहीं सकता दिल्ली। इस ऐसी अवस्था बची हुई G20 के चक्कर में, जब आपको पता G20 इतनी देर पहले से हो रहा है, आपको सही बंदोबस्त करना चाहिए। आम नागरिक परेशान हो रहा है उससे। तकी साहब, फिर ये आप शायद अपडेट नहीं है क्योंकि सरकार की तरफ से तमाम तरीके की गाइडलाइंस काफी टाइम से खबरों में बनी हुई हैं। चंचल जी भी लगातार हमारे साथ बने हैं। ठीक है तकी साहब, मैं वापस आऊंगी। तकी साहब, ये तो आपके सहयोगी हैं, INDIA में आप साथ में हैं, क्या इस मुद्दे पर आप उनसे सहमत है? क्या आप भी उनकी राजनीति में शामिल है G20 पर उनके साथ? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, आप राजनीति की बात कर रही हैं। हिंदुस्तान में हर चीज पे राजनीति होती है। आप जो डिबेट करा रहे हो ये भी राजनीति का पार्ट है, इसलिए राजनीति आप कई बार रिपीट कर रही है, गलत बात है ये। पहली चीज मैं कहता हूँ, G20 में हमें मेजबानी मिली है, इसके लिए स्वागत है, इसमें कोई निश्चित तौर पे। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ एक चीज समझना पड़ेगा आपको, ये समझना पड़ेगा कि साहब ने गरीबी को ढकने का भी प्रयास किया है। मुस्कान जी, आपने देखा होगा जिस तरीके से पूरे चारों ओर से जो है सारे के सारे गरीबों को ढक दिया गया है। और प्रधानमंत्री जी का नूरानी चेहरा सारे के सारे हिंदुस्तान के सारे पेट्रोल पंप पे लगा दिए गए। 200 रुपए हमने डीजल गैस सस्ता कर दिया है। और आपने देखा होगा कि ये पहली बार जो आप राष्ट्राध्यक्षों की बात करें मीटिंग के लिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। और यहाँ पे विवेक जी हैं, आपने देखा होगा कि सन 1983 में 7 मार्च से लेकर के 12 मार्च तक 7वां गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, जिसमें 60 से ज्यादा राष्ट्राध्यक्ष, शासनाध्यक्षों समेत 101 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, 17 से ज्यादा अधिक पत्रकार भी आए थे। और वो भी सम्मेलन करा चुका है। हिंदुस्तान खुद एक बहुत बड़ा देश है और हमें कई बार गौरव की अनुभूति होती है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कुछ अलग से कुछ कर दिया है। और ये हिंदुस्तान इतना बड़ा पूरी दुनिया में वसुधैव कुटुंबकम के लिए जाना जाता है। और प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, आपने देखा होगा कि 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, बिल्कुल इन्होंने नारा दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या हिंदुस्तान के अंदर आप इस बात में विश्वास करते हैं? 1 फैमिली की बात करते हैं आप वहीं पे देश के एक भाग को अपना समझते ही नहीं है। आपने देखा होगा जिस तरीके से मणिपुर की घटना हो, चाहे देश के किसी भी क्षेत्र में और प्रदेशों में घटना हुई हो, प्रधानमंत्री जी ने एक बार भी जिक्र नहीं किया। यही हमारे पहलवान बेटियां, अभी चंद दिनों पहले की बात है मुस्कान जी, यही हमारी पहलवान बेटियां जो हमारे पूरे देश को, आपने कहा गौरव का क्षण ना, देश को गौरव की अनुभूति देने वाली बेटियां, जो पूरी दुनिया में नाम करके गौरव देने वाली बेटियां सैकड़ों दिन धरने पे बैठी रही, लेकिन प्रधानमंत्री जी के जुबान से उफ तक नहीं निकली। और वो बेटियां सामान्य बेटियां नहीं थी मुस्कान जी, वो देश के लिए, मैंने बताया कि देश के लिए अपना जो है उन्होंने बहुत सारे त्याग किए हैं। और त्याग करके तब जाके मेडल आता है, सामान्य बात नहीं होती है। लेकिन उनको क्या न्याय मिला? और आप सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति, इन्हीं की पार्टी का सांसद जो है, पूरे विवेक जी ने कई बार डिबेट में कहा है उन्होंने, मैं उनकी बात सम्मान भी करता हूं, लेकिन आप सोचिए क्या कार्रवाई होने, पास्को एक्ट लगने के बावजूद भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी की जुबान से एक शब्द भी निकले। आप एक तरफ कहते हो 1 फैमिली 1 अर्थ, और आप एक तरफ आप बता रहे हो 1 फ्यूचर। आप हिंदुस्तान के अंदर देखिए ना, आपने 81 करोड़, ये भी बताइए, मैं तो ये कहता हूं कम से कम अगर हम 1 फैमिली हैं तो फैमिली में ये बात जरूर बताइए आप कि हिंदुस्तान में 5 किलो राशन की वजह से 81 करोड़ परिवार 2 वक्त की रोटी पाता है। आपको ये भी बताने की जरूरत है, 81 करोड़ परिवार, ये भी हमें गौरव की बात देने का क्षण है। आप मुझे बताइए, आपको याद होगा प्रधानमंत्री जी इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेते हैं, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। आप समझिएगा, जैसे आपको याद होगा प्रधानमंत्री जापान की यात्रा की, क्योटो की यात्रा, हमारे यहां वाराणसी में पूरे देश की मीडिया ने, जो 180 देशों के 161वें नंबर पे आती है मीडिया, उन्हें चलाया कि वाराणसी क्योटो बनने जा रहा है, हमारा वाराणसी क्योटो हो जाएगा।
और आपने देखा होगा जिस तरीके से प्रधानमंत्री ये इवेंट कैसे करते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टर समिट हुई थी, 32 लाख करोड़ का निवेश आया था। मुस्कान जी, आप अपने चैनल के माध्यम से बता दीजिएगा, कोई एक प्रोजेक्ट कोई एक आके लग गया हो, बता दीजिए मुझे। नॉट अ सिंगल प्रोजेक्ट। लेकिन ये जुमलेबाजी, झांसेबाजी, केवल लफ्फाजी करने के लिए ये हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए जा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा इसी लखनऊ के अंदर जो गमले लगाए गए थे, जो पेड़ पौधे लगाए गए थे, सब वापस चले गए। एक भी ईंट जोड़ने का काम इस सरकार ने इस लखनऊ के अंदर नहीं किया। और मैं भी एक वीडियो देख रहा था, मुझे इस बात की आपत्ति भी है। एक तरफ वो कुत्तों को जिस तरीके से, डॉग्स को जो है पकड़ पकड़ के, उनके गर्दन को पकड़ करके, उनके पैरों को पकड़ करके जिस तरीके से मारा जा रहा है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप क्या दिखाना चाहते हो कि हमारे देश में कुत्ते नहीं होते हैं? आप क्या दिखाना, हमारे देश में गरीबी नहीं है? आप सारे के सारे झोपड़ियों को 100-100 फीट ढक दियो, सारी की सारी बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा दियो आप, और अपनी बड़ी बड़ी अपना बड़ा बड़ा पोस्टर लगा दियो सारे के सारे पेट्रोल पंप पे कि बस प्रधानमंत्री जी की वजह से ही देश है, नहीं तो देश ही नहीं रहता। ये 2014 के बाद हम आजाद हुए हैं। अभी हमारे एक स्टार अभिनेत्री कहती हैं 2014 के पहले क्या था, और हमारे पार्टी के बीजेपी पार्टी के सांसद कहते हैं कि 2014 के पहले तो रोड थी, ना सड़क था, ना पानी था, ना बिजली था, कुछ नहीं था। तो ये सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी में एक से एक नमूने लोग हैं कि कुछ भी बोलते रहते हैं। मैं G20 का स्वागत करता हूं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दोरा नहीं है, ये देश के लिए गौरव की बात है। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री द्वारा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि बस प्रधानमंत्री जी का गौरव का क्षण है, गौरव का क्षण है, प्रधानमंत्री जी की वजह से G20 हो रहा है। आपको याद होगा प्रधानमंत्री वे ऑस्ट्रेलिया का दौरा करके आए थे। मुस्कान जी, आपको सुनकर के भी आश्चर्य होगा, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों को ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया कि यहां के बच्चे हमारे यहां पढ़ने लायक नहीं है। यह हमें गौरव का क्षण है। आप मुझे बताइए, नेपाल जो है हमसे बिजली जो है इंपोर्ट करता था, आज नेपाल की हालत यह है कि चाइना से संबंध से अच्छे बना लिए हैं। तो हमारा डंका बज रहा है। लेकिन ये पूरी तरीके से विदेश नीति फेल है। और सुन लीजिए, ठहराना भी ठीक है, लेकिन देखिए एक मिनट, आखिरी कमेंट जावेद अहमद कौन सी मीटिंग है मैडम? G20 कौन सी मीटिंग है? 18वीं मीटिंग है ना ये? बिल्कुल 18वीं मीटिंग में आप सोचिए, अगर हम 18वें नंबर पे हम आ रहे हैं, आप सोचिएगा, जहां हम एक तरफ बताते हैं कि हम 5वीं नंबर एक इकोनॉमी है, हम 18वें नंबर पे हमको मेजबानी का मौका मिला है। 10 साल से प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात नहीं है ये। आप ये भी सोचने की जरूरत है। मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं कि 18वीं मेजबानी का मौका हमें मिला है। ध्यान रखिएगा मुस्कान जी, ये जरूर है कि स्वागत है हिंदुस्तान में। और हम लोग जो है वसुधैव कुटुंबकम का, हमारा हिंदुस्तान का एक इतिहास रहा है, पूरी दुनिया में लोकतंत्र के कसीरे पढ़े जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री विदेश का जब दौरा करते हैं तो उनसे सवाल पूछा जाता है कि भाई आप बताओ लोकतंत्र में आप क्या हो रहा है, क्या लोकतांत्रिक ढांचा कमजोर नहीं हो रहा है, क्या संवैधानिक व्यवस्थाएं कमजोर नहीं है? अभी एक चीज और 10 सेकंड में, अभी एक चर्चा और है कि अमेरिका से कुछ पत्रकार आए हुए थे, कुछ मीडिया के लोग थे, उन्होंने एक बात रखी है कि प्रधानमंत्री जी कम से कम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए, सवाल जवाब हो जाए। शायद ये जानकारी ऐसी मिल के आ रही है, मैं अभी कंफर्म नहीं हूं, विवेक जी शायद कंफर्म कर दें, प्रधानमंत्री ने मना कर दिया है। कोई चूंकि सवाल जवाब तो सुनना पसंद करते नहीं है, जवाब देना पसंद नहीं करते हैं, केवल बताना पसंद करते हैं, केवल मन की बात करना पसंद करते हैं। इसलिए आम जनता इस बात को जरूर कह रही है कि भाई आप देखो, आज समय में हमारे बच्चे की फीस मांगी हो गई है, डीजल पेट्रोल मांगा, गैस सिलेंडर, आपने पोस्टर तो लगा दिया। अब आप सोचिए, एक पेट्रोल पंप पे विवेक भाई जो होर्डिंग लगी है, मेरा ख्याल है कि 50-50 फीट की होर्डिंग लगती है। सुनील जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, देखिएगा, आप बता दो, एक पेट्रोल पंप पे 20-20, 25-25 हजार की होर्डिंग के खर्चे हैं। पूरे हिंदुस्तान में 14-15 लाख पेट्रोल पंप हैं। आप सोचिए कितना करोड़, हजारों करोड़ रुपए खर्च करी सरकार ये, किस लिए? केवल जुमलेबाजी के लिए कि मां की आंख में आंसू आता था। अरे आप बताओ, 200 रुपए कम करके उससे ज्यादा पैसे तो आप केवल खर्च कर दे रहे हो केवल प्रचार प्रसार में। ठीक है चंचल जी, बस हो गया, मैं वापस आपका रुख करूंगी। देखिए लगातार हमारे साथ जावेद अहमद जी भी बने हुए हैं जो कि इकोनॉमिस्ट है। देखिए लाजमी है कि राजनीति पेचीदा चीज है, ये मैं हर बार जिक्र करती हूँ, अमूमन जिक्र करती हूँ कि हर एक चीज में राजनेता राजनीति लाने का हुनर बखूबी रखते हैं। लेकिन जावेद जी, G20 इस सम्मेलन से देश को क्या हासिल होगा, ये तमाम पहले नेताओं को बताने का प्रयास करिए। देखिए, G20 जो है एक बृहद प्रोग्राम है, और जो देश के जो उसके मेंबर हैं, दुनिया में जितने उसके देश मेंबर हैं, वो तमाम अपने आर्थिक पहलुओं पे एक लंबी चर्चा और अपने विषय के अंतराल पे अपना डिस्कस करके वो आते हैं। और इसमें बहुत ही सीरियस टॉक होती है, जिनके जो एरिया एक्सपर्टाइज है, जिनके अपने डिफेंस है, कन्वेंशनल एनर्जी है, पोल्यूशन है, तमाम वो IT के सेक्टर के जो चीज़ें, जिनके पास जो सलाहियत है, उस बेसिस पे चर्चा होती है। जैसा कि हमने सुना और देखा कि कई रोज से चर्चा चल रही थी, और कल भी शाम में मीटिंग हुई है।
तमाम राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग चल रही है और आज और कल जो है इसका जो फाइनल चार्ट आउट होगा। जो सेंट्रिक पॉइंट ये है कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस का एक डोमेन है, जहाँ पे अपने जो देश होते हैं जिनके राष्ट्राध्यक्ष आए हुए हैं वो अपने चीजों को बिजनेस मॉडल में डिस्कस करते हैं और उसको एक तरह से फाइनल स्वरूप देते हैं। तो भारत भी उसका हिस्सा है और तमाम राजनीतिक चीजों का आदान प्रदान है, ठीक है, हेल्दी है, डेमोक्रेसी है, लेकिन हमें इसका फायदा होगा, आईटी सेक्टर में होगा और स्पेस टेक्नोलॉजी में भी होगा। और हम इसमें जैसे ड्रोन टेक्नोलॉजी है जिसमें आदान प्रदान की बात हो रही है, डिफेंस में है, एनर्जी में है, तमाम ऐसे एक्सपर्टाइज फील्ड हैं जो हमें यहाँ पर मिलेंगे भी और हमें उसके पर्यावरण के क्षेत्र में हमें काम करने को मौका मिलेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छा मौका है जहाँ की दुनिया में हर जगह उथल पुथल है, राजनीतिक उथल पुथल है, इकोनॉमिक उथल पुथल है और हमारे पड़ोसी देशों से भी संबंध अच्छा खराब खट्टा मीठा है। लेकिन तात्पर्य ये होता है ऐसे मौकों का कि जो हमारे उद्योगपति हैं या हमारी जो मंत्रालय हैं जो डिफरेंट सेगमेंट में काम करती हैं, जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में जाके काम करते हैं, वो यहाँ पे आके काम करते हैं। तो एक जीडीपी का जो सर्कुलेशन है, जो बड़ा मामला है सर्कुलेशन का, देखिए सरकार कोई भी हो, वो कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो या आने वाली इंडिया की हो या जिस उसका हो, जिसको भी मेजबानी मिलता वो सब इसी खूबसूरत अंदाज में करता और जो विपक्ष होता है वो करता है। लेकिन इसका लाभ बिल्कुल होगा और मुझे लगता है कि हमें इसका स्वागत करना चाहिए। विश्लेषण अभी नहीं हो पाएगा, विश्लेषण जो है सब्जेक्ट जो है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, इसको क्या मिला अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा। लेकिन डेफिनेटली भारत को इसका डायरेक्ट और सीधा लाभ मिलने वाला है और हम इसमें तत्पर है और प्रधानमंत्री और तमाम उनके मंत्रीगण जो जिस तरह तत्परता से काम कर रहे हैं, इसमें विपक्ष का भी सहयोग है, तमाम जनता का सहयोग है। दिल्ली पूरी तरह से इस सेक्रीफाइस को कर रही है, जो बाद में बात आ रही थी, मैं रात में दौरा किया, देखा, तमाम लोग इसका एंजॉय भी कर रहे हैं। थोड़ी कठिनाइयां हैं लेकिन ये सब चीजें मेहमान नवाजी में होता है और ये इसको सार्थक तौर से बिल्कुल जावेदी जी, देखिए मेहमान नवाजी में तो हम अपने घर का कायाकल्प कर देते हैं, ये तो फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्षों की बात रही। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए आपसे थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन सुधा मिश्रा जी भी जुड़ेंगे, लेकिन देखिए अब एक बार और रुक करते हैं सैयद मोहम्मद तकी साहब का। सैयद जी, अभी आपके सहयोगी लगातार ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने यानी कि केंद्र सरकार ने गरीबी को दिल्ली में छिपाने का काम किया है। अगर आप अच्छी चीजों का श्रेय ले रहे हैं, सड़कों का श्रेय ले रहे हैं, तो फिर ये गरीबी का श्रेय कौन लेगा? क्या ये आप केंद्र सरकार पे मर देंगे क्या? तकी साहब, तो देखिए तकी साहब से हमारा संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, दोबारा हम उनके पास चलेंगे। लेकिन देखिए सुनील जी, लगातार आप आरोप प्रत्यारोप का दौर सुन रहे थे। चंचल यादव जी ने तमाम लंबी एक लिस्ट गिना दी कि ये कमी है, वो कमी है, बेरोजगार नहीं है, अर्थव्यवस्था लचर हो चुकी है, कानून व्यवस्था का राज कायम नहीं है। लेकिन क्या G20 पर राजनीति मुनासिब है क्या? क्या हम इस पल को एक गर्व का पल नहीं बना सकते क्या? क्या तमाम विपक्षी दल एक साथ मिलकर भारत की एकजुटता नहीं दिखा सकते क्या? सुनील जी। मुस्कान जी, ऐसा है ना कि आप लोगों दिल में क्या चल रहा है, अगर अपनी दुकान चलानी है तो उनको तो बोलना ही पड़ेगा। तकी जी जो बार बार कह रहे हैं, जमुना जी की हालत जरा देख लीजिए, आज कितनी साफ हुई हैं, इन्हीं सरकार है। जो वही कह रहे हैं कि अरे वहां तो अगर मेरी सरकार न होती तो प्रोग्राम ना होता, लेकिन जमुना जी को सब देख रहे हैं, वहाँ दिल्ली निवासी भी देख रहे हैं जमुना जी की स्थिति क्या है। अब कूड़ों ढेर कितने लगे हुए हैं, वो तो खैर लखनऊ में भी यही हाल है। लेकिन जहाँ इनकी सरकार है यहाँ तो अगर भाजपा इनके लिए तो एकदम सब खराबी है, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जो दिल्ली की स्थिति है, कूड़े ढेर लगे हुए हैं, जमुना जी आज भी साफ नहीं हुई हैं, वो शायद तकी जी को दिखाई नहीं पड़ा है। और तकी जी को दर्द इस बात को होती है कि भारतीय जनता पार्टी इनके 2 मंत्रियों को जेल में डाल दी है, तो ये तो दर्द होगा ही। अब इनको भारतीय जनता पार्टी कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी और अच्छी लगनी भी नहीं चाहिए भाई। जब इनके मंत्री जेल में होंगे और उसके बाद G20 सम्मेलन हो रहा हो देश में, तो इनको पसंद कहां से आएगा? चलिए, लेकिन इस बात के लिए तो मेरा भी एक निवेदन है, कम से कम ऐसे मौकों पे राजनीति नहीं करनी चाहिए जहां देश की अखंडता, एकजुटता उत्पन्न हो रही हो। ऐसी परिस्थितियों में अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं,
कार्यक्रम हो रहा है। भाई कुछ तो मेहनत इनकी रही ही होगी जो लोग वहां से इनको G20 में शामिल कर, G20 की मेजबानी का अवसर भारत को मिला है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं कि नरेंद्र मोदी का कोई सहयोग नहीं है। ये भारत एक विशाल देश है, विकसित देश हो रहा है। कम से कम ऐसे में तो आप राजनीति न करें। और सबसे बड़ी बात मुस्कान जी है कि अगर हमारे संबंध किसी से भी अच्छे होंगे तो सुख दुख में लोग हर तरह से मेरे साथ खड़े होंगे। जैसे अभी आपके अर्थशास्त्री जी ने कहा कि चाहे हमें किसी भी क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में एक दूसरे से मदद लेने का अच्छा मौका मिलेगा। बिल्कुल। चाहे प्रदूषण क्षेत्र हो, चाहे डिफेंस सिस्टम हो। और आज डिफेंस सिस्टम में भारत किस स्थिति में खड़ा है, विपक्षी भले कहें लेकिन देश की जनता देख रही है। कल हथियार हम मांग रहे थे, आज हथियार हम सप्लाई कर रहे हैं। ये हमारे देश के उन वीरों के, उन वैज्ञानिकों की देन है कि आज भारत को कहां खड़ा किया है। और उसमें नरेंद्र मोदी जी का भी सहयोग, ऐसा नहीं मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी जी सहयोग नहीं है। अगर नेतृत्व तो चाहे आपके परिवार में हो, चाहे आपके देश में हो, अगर बढ़िया होगा तो कार्य अच्छा होगा। ठीक है, सुधा मिश्रा जी का पहले तो प्राइम टीवी पर बहुत बहुत स्वागत करेंगे। बतौर कांग्रेस प्रवक्ता वो हमारे साथ जुड़ी हुई है। देखिए सुधा जी, तकी साहब तो इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए कि रात्रि भोज में आम आदमी पार्टी की तरफ से कौन शामिल होगा। ठीक यही सवाल मेरा आपसे है कि रात्रि भोज का आयोजन होना है, न्योता भेजा जा चुका है, कांग्रेस की तरफ से रात्रि भोज में कौन शामिल होगा? क्या कांग्रेस एकता का परिचय देगी क्या दुनिया भर में? तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों के बीच क्या आज कांग्रेस पार्टी का कोई दिग्गज नेता इस रात्रि भोज में शामिल होगा क्या? सुधा जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी सुधा जी बताइए। जी मुस्कान जी, इस प्रश्न का उत्तर आपको जरूर शाम तक या जो भी होगा मिल जाएगा। मुझे उस उत्तर को देने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने एक शब्द का प्रयोग किया। क्या कौन? मुस्कान जी, मेरे ख्याल से आपको ये प्रश्न पूछने से पहले जवाब आपके पास था। इस देश की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस आज से नहीं, जब से ये बनी है तब से काम कर रही है। तो रात्रि भोज में जाना है, नहीं जाना है, कैसे करना है, ये संगठन के स्तर पे दिल्ली में मौजूद हमारे नेता और जो संगठन के लोग हैं उसको तय करेंगे। उसके आधार पे होगा किसको निमंत्रण कहाँ कैसा है, उसके बारे में इनसे चर्चा पर चर्चा हो। मैं जहाँ तक अभी हमारे सुनील भाई बहुत बड़ी अच्छी बातें कर रहे थे, गर्व का क्षण है बिल्कुल। लेकिन मुस्कान जी, मेरा बस एक प्रश्न है। हर गर्व के क्षण पे मोदी जी का चेहरा सामने हो, लेकिन जिन क्षणों पे गर्व नहीं होता है उनका चेहरा कौन? इस देश में अगर मैं कहूँ कि मुस्कान जी जब कोई चीज अच्छी हो रही हो तो मुस्कान जी का नाम लिया जाए कि मुस्कान जी कुछ हो रहा है। नहीं देखिए सुधा जी, मुझे इससे जरा दूर रखिए। देखिए मैं तो एक जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम है सवाल जवाब करना। अरे मुस्कान जी सुनिए, तो मैंने एक उदाहरण की बात की है, मैं आपको नहीं कह रही हूँ। पहली बात जो सबसे जरूरी, G20 देशों में जिसका नंबर आएगा हर देश पे वो घूमेगा और सबको उसकी मेजबानी करने का अधिकार मिलेगा। इस देश में चाहे मुस्कान जी प्रधानमंत्री होते, चाहे मैं होती, चाहे कोई भी होता या मोदी जी है, कोई भी व्यक्ति होता, उसको इस देश में G20 की मेजबानी करने का, उसका मेजबान होने का सौभाग्य मिलता। पहली बात। और ये बात सबको मालूम है, मुझे बार बार कह रहे, अगली बार कोलंबो में हो रहा है, उससे पहले इंडोनेशिया में हुआ था। तो ये चक्र है, वो चलेगा। उस देश के लोग आपस में, हमें जो बात करनी चाहिए, आप बताइए, सिलेंडर को कम करने के लिए वर्षों लग गए, लेकिन जिस तरह से कोरोना के वैक्सीन पे एक चेहरा छपा था, आपने एकता की बात की, मैं बोल रही हूँ, काश कि इस देश के समस्त राजनीतिक दलों के नेताओं के चेहरों को मिला करके G20 में लगाया गया होता, क्या एकता होती, क्या देश का प्रतिबिंब होता, क्या लोग देखते और क्या कहते कि कितना सौहार्दपूर्ण देश है जहाँ पे हम आए हैं मेहमान बनके। सुंदर दृश्य होता ना। लेकिन हम कहाँ से आएंगे, उनके अपने भी नहीं है, हमारा तो छोड़ ही दीजिए। जो आपने एकता की बात की थी, उस एकता की मैं बात कर रही हूँ। काश की राजनीतिक संसद में सब होते हैं। अरे कम से कम मोदी जी थे, प्रधानमंत्री हैं, बड़ा कर देते उनका। जो विपक्षी दल के नेता थे उनको थोड़ा थोड़ा कम कर देते। एकता की बात थी ना, एकता दिख जाती। इतने होल्डिंग्स लगे हैं, अन्य गिनत खर्चों की तो आप छोड़ दीजिए, पैसा खर्च किस मद में हो रहा है, उसका क्या फायदा हो रहा है, अर्थशास्त्र की बात हो रही है ना। G20 के देश आर्थिक विकास के हेतु मिलते हैं, बात करते हैं, देश का विकास करते हैं। हम जितना पैसा खर्च कर रहे हैं, उस पैसा खर्च करने में जो अगली बार वाला था, सब कुछ हुआ था, उसमें कितना आया, हम इतना खर्च कर रहे हैं, उसमें मिलेगा कितना।
बैठती है, उसके बाद बहुत सारे बैठते हैं। क्या G20 में कहीं भी आपने देखा किसी का भी चेहरा मोदी जी के अलावा दिखाई दिया? आप मुझसे एकता की बात कर रही हैं रात्रि भोज के लिए। मेरा प्रश्न है कि इस देश की अखंडता, इस देश के प्रजातंत्र, इस देश के जनतंत्र को दिखाने वाले संसद के दोनों रूपों को क्या दिखाया गया? क्या आपने CNBC देखा होगा? जो बाहर के लोग आए हैं, मीडिया के लोग, वो सीधे कह रहे हैं रिपोर्टिंग करते वक्त, सुबह देखा मैंने और मुझे बहुत शर्म आई इस बात की कि मेरे देश में G20 का सम्मेलन हो रहा है और विदेशी पत्रकार कह रहे हैं कि मात्र दिखावा और प्रोपेगेंडाइज लग रहा है, क्योंकि वहां पे आने वाले चुनाव की तैयारियां ज्यादा और G20 की बैठक कम लग रही है। अगर मेरी बात में कोई झूठ हो तो CNBC से लेके जितने भी आपके चैनल हैं विदेशी, देख लीजिएगा, इसमें कोई झूठ नहीं मिलेगा। मैं कभी भी झूठ की राजनीति करना पसंद नहीं करती हूँ। मेरा प्रश्न है एकता की बात से, इस देश की एकता में अगर मुस्कान जी आते हैं, अगर आपके प्रवक्ता भाई आते हैं, भाजपा के भाई आते हैं, सभी लोग आते हैं, मैं भी आती हूँ, तो उस एकता को दिखाने का किसका है? मुस्कान जी, आपने हम लोगों को डिबेट में बैठाया है, तो अभी आप ही लीड कर रही है ना हमको। तो अगर आप चारों में से मेरी फोटो हटा के बाकी का 3 फोटो दिखाएंगे तो कैसा लगेगा? कौन सी एकता होगी? यहाँ पे लीड करने वाले हमारे मोदी जी हैं। मोदी जी को एकता दिखानी चाहिए थी। जब परिवार का मुखिया बड़ा दिल रखता है तो बाकी लोगों का दिल अपने आप बड़ा हो जाता है। यहाँ पे तो जो हमारा लीडर है, जो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बच्चों से पूछते हैं तुम लोग मुझे जानते हो क्या? बच्चे कहते हैं हाँ हाँ टीवी में देखा है। अब जो प्रधानमंत्री बच्चों से ये बात करे, उनको भविष्य में क्या करना है वो बातें नहीं, तुम लोगों ने कहाँ देखा है? टीवी में देखा है। अच्छा टीवी में देखा है। तो हम जब सतही बातें करेंगे तो सतही रूप दिखाएंगे भी। हमसे एकता की उम्मीद की जा रही है और एकता स्वयं दिखाई नहीं जा रही है। हम तो चाहते थे हमारे मोदी जी का हृदय बड़ा हो और सभी देश के प्रजातंत्र लोकतंत्र का प्रतिबिंब बने। काश ऐसा हो जाता, काश। ठीक है, यानी कि सुधा मिश्रा जी, देखिए आपने चंचल यादव जी का एक सवाल का तो जवाब दे दिया। आपने कहा था ना कि 18वीं बार क्यों मिला, जिसकी बारी आएगी टर्न बाय टर्न। देखिए आप ही के सहयोगी ने ये जवाब दे दिया। और अभी सुधा जी लगातार सैयद मोहम्मद तकी साहब जिक्र कर रही थी कि अगर अच्छाइयों का श्रेय भारतीय जनता पार्टी लेती है तो बुराइयों का भी श्रेय ले। अगर आपने दिल्ली की सड़कों को चमचमाती हुई दिल्ली की सड़क बनाई, तो एक जो दूसरा दिल्ली है ना, जहां पर सड़कें बदहाल है, लगातार सुनील त्रिपाठी जी ये कह रहे हैं कि यमुना नदी बेहाल है, इसका श्रेय कौन लेगा? फिर क्या इसका श्रेय आप लेंगे या फिर केंद्र सरकार को देंगे? तकी साहब। आवाज आ रही है? जी तकी साहब बताइए। त्रिपाठी जी ने जो आरोप लगाए उन आरोपों का स्वागत मैं करना चाहता हूँ। यकीनन जमुना की सफाई की जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी की है। आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार पार्टी है और जो भी हालात हालांकि अब सीडी पिछले 15 साल से बीजेपी रही, पूरा उसने फैलाया है, भ्रष्टाचार उसने किया, लेकिन आम आदमी पार्टी उसको साफ करने के लिए 15 साल में पूरा सड़क की मिट्टी बन जाएगा। अरे सुनिए, अभी आम आदमी पार्टी को सरकार बने 1 साल नहीं हुआ हुआ है, आप क्या बात कर रहे हैं? सीडी में हुए आप 15 साल पुराना भूल जाते हैं, 10 पुराने महीने पुराने पार्टी से सवाल पूछते हैं आप। अरे हिंदुस्तान 13 दिन में 13 बार लोग अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। सुनील साहब जी, हमें अपने मंत्रियों पे जो जेल में उन पे गर्व है, वो हमारे लिए एक मॉडल है। बहुत सही है। हमारे नेता एकनाथ शिंदे नहीं थे जो मुख्यमंत्री बनने के लिए पार्टी बदल दी। तकी साहब देखिए ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा G20 प्लीज उस पे रहिए। हमारे नेता अजीत पवार नहीं थे, हमारे नेता भैया आज सफाई पे कल फिर मौका मिलेगा बोलने का आपको थे। भारत एक पहला राष्ट्र है होगा जहाँ पे शिक्षा पे काम करने वाले को, हेल्थ पे काम करने वाले को, गरीबों के लिए गरीब बनाने वाले को, 18 साल के आदमी को शराब, बच्चों को शराब पिलाने वाले को 22 साल से 18 साल आयु करके शराब पिलाई जाए, ये आप पार्टी है। एक एक करके आप लोग अपना पक्ष रखिए। और पहली बात मैं आप सबको बता दूं कि ये मुद्दा बड़ा मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। तकी साहब 1 मिनट। तकी साहब, जब आपसे सवाल पूछा जाता है आप होमवर्क नहीं करके आए, आप मुद्दों को घुमाते हैं, बेरोजगारी पे लेके आते हैं, गरीबी पे लेके आते हैं, 2 मंत्री जेल में है उस पर मुद्दों घुमाते हैं। मुद्दा G20 है। तकी साहब कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं तकी साहब? कैसी बात कर रहे हैं? अभी आप ये गंभीरता देखिए कि तकी साहब ठीक है, ठीक है तकी साहब, इन सब की बात होती है, लेकिन आज का मुद्दा फिलहाल अलग है। आज के मुद्दे पर रहिए। देखिए तमाम बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष पहुंच चुके हैं और आपसे जब इन्विटेशन
इनविटेशन का पूछा जा रहा है, रात्रि भोज में आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो आप कहेंगे अभी समय है। अरे आप ये सोचिए सुधा जी, आप कह रही हैं हम शाम तक क्लियर करेंगे। अरे तमाम देशों के राष्ट्र अध्यक्ष G20 और रात्रि भोज के लिए आ चुके हैं, लेकिन अभी भी आपको समय चाहिए, तो ये बड़ा आश्चर्यजनक और हास्यास्पद लगता है। खैर विवेक श्रीवास्तव जी, ये देखिए तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। एक सेकंड में वापस आऊंगी सुधा जी, एक सेकंड वापस आऊंगी। एक लाइन बस, मैं ठीक है, 10 सेकंड में बातों को पूरा करिए। धन्यवाद। आपके लिए क्या मुद्दा यही है? रात्रि भोज में जो लोग जाएंगे दिख जाएंगे, क्या यही मुख्य मुद्दा है? सुधा जी, आप मुद्दे को समझ नहीं पा रही है। एक तो आपसे सुनिए, एक सेकंड, मुद्दा क्या है कि G20 की गंभीरता को समझिए। समझ नहीं पा रहे, आप पहले हमारा ट्यूशन ले लिया करिए, फिर पार्टी बुला करिए। यहाँ पे ये मुख्य मुद्दा नहीं है कि रात्रि भोज में लोग पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। यहाँ मुख्य मुद्दा है कि मेरे देश को फायदा हो रहा है कि नहीं, हमारे देश के जो पैसे खर्च हो रहे हैं वापस आएंगे कि नहीं। ठीक है, ये मुख्य मुद्दा है। ठीक है, और यहाँ पर एकता दिखाना भी मुद्दा है, क्योंकि हमने जब G20 के तमाम इसका आयोजन किया तो हम भारत की एकता अखंडता सबको दिखाएंगे, और चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबको एक साथ मिलकर दिखाना पड़ेगा। ताकि साहब एक सेकंड, एक एक करके मैं यहाँ बताऊंगी मुझे क्या सवाल लेना है, और मैं ही बताऊंगी कि मुझे किससे जवाब चाहिए। लगातार विवेक श्रीवास्तव जी आप पे आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पहले तो आप इन सभी के सवालों का जवाब दीजिए, फिर मैं वापस और मेहमानों का रुख करूंगी। G20 के आयोजन का अवसर जो भारत का मिला है, ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। G20 आर्थिक संगठन है, इससे देश की अर्थव्यवस्था में भी मजबूती आएगी, देश का व्यापार बढ़ेगा, देश की GDP में भी इसकी आवक से इसमें बढ़ोतरी दर होगी। कैसे बढ़ेगा भैया, ये तो बता दो। और सुनिए, कैसे आप रोते रहिए। अरे बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था नीचे समस्या ये है कैसे बढ़ेगा कि विपक्ष गरीबों का पैसा लुटा रहे हैं अमीर देशों के लिए। देश की प्रगति से दहाड़े मार के रो रहा है। इनके कुछ नेता जेल में, कुछ बेल पे, लोगों को रोटी नहीं मिली खाने को, कुछ जेल से वापस आए हुए 2 रोटियां नहीं मिली खाने को, समझा जा सकता है। बांटना पड़ रहा है। आपके पास एक एक करके जो सुधा मिश्रा जी पूछ रही हैं कि आयोजन में खर्चा हो रहा है, इसमें आमद कितनी होगी। सोनिया जी से कभी पूछा था, जब पोप जॉन पॉल का स्वागत देश ने राजीव गांधी के समय किया था, तो क्या आया था देश के पास? उस 35 किलोमीटर के देश से क्या मिलना था देश को? अतिथि देवो भव की परंपरा के तहत भारतीय संस्कृति आज विश्व के पटल पर लहरा रही है। हम अपने संस्कृति के तहत अतिथि देवो भव देश के तमाम राष्ट्राध्यक्षों का हम स्वागत कर रहे हैं। किसी का दर्द है कि साहब चाइना के राष्ट्रपति नहीं आए, कोई इसमें बता रहा साहब पुतिन साहब नहीं आए। पुतिन साहब क्यों नहीं आए, उसके अलग कारण हैं। चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब क्यों नहीं आए, उसके अलग कारण है। दोनों के प्रतिनिधिमंडल आए हैं। ये राष्ट्र की व्यवस्था है कि राष्ट्रपति स्वयं आए या प्रधानमंत्री को भेजे। ठीक है, किसको भेजते हैं उनकी आंतरिक व्यवस्था है। इन चीजों को लेकर के विपक्ष को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ये देश का कार्यक्रम है, सबको इसमें संवादता देनी चाहिए। जो लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, ये देश देख रहा है कि आप आज भी देश के साथ खड़े नहीं हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आगे आपको कहीं देश इस स्थिति में भी ना छोड़े कि आप कुछ बोलने लायक बचे। ठीक है, एक छोटा सा सवाल मैं सुधा मिश्रा जी से एक बार लूंगी। देखिए सुधा मिश्रा जी, आज प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन शायद सबने सुना होगा। उस दौरान इंडिया की जगह भारत का इस्तेमाल किया गया था, तो क्या भारत की जो सियासी सिनेरियो है, ये क्या स्टेटमेंट देने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी? क्योंकि लगातार इस पे कई दिनों से राजनीति जारी थी कि इंडिया का नाम बदल के भारत हो जाएगा, और आज एक बार उसकी तस्वीर भी देखी है, तो ये क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है? मुस्कान जी, भाजपा की सरकार पूरी तरह से संविधान की अवहेलना कर रही है। हमारे देश का संविधान अंग्रेजी में लिखा गया और अंग्रेजी में कहा गया इंडिया दैट इज ग्रेट, और जब उसका अनुवाद हुआ हिंदी में तब कहा गया इंडिया अर्थात भारत। तो आप या तो हिंदी में पूरा लिखिए या तो पूरा अंग्रेजी में लिखिए। आप
संविधान को दो मिक्स करने का अधिकार है ही नहीं। और अगर कोई लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो पूरी तरह से भारतीय कोई बात चाहिए पर चर्चा, लेकिन उस समय के लोग मोदी जी से बहुत समझदार और बेहतरीन व्यक्तित्व रहे होंगे, जिन्होंने पूरे विश्व के संविधानों को पढ़ने के बाद इस देश के अनुकूल संविधान बनाने की कोशिश की। हिंदी और अंग्रेजी में प्रथम जो संविधान लिखा गया वो अंग्रेजी में था, उसका अनुवाद हिंदी में किया गया। अगर इन लोगों से बात समझ में नहीं आती है तो ये लोग फैसला भी देखें, जिसमें कहा गया था कि संविधान की मूल आत्मा से कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो इस देश के इस समय के प्रधानमंत्री इस देश के संविधान के ऊपर अवमानना कर रहे हैं। अगर कोई बोल कह दे भारत गणराज्य मान्य, कहिए, आप ये नहीं कह सकते द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, आप कहिए द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप कहिए भारत के राष्ट्रपति, तब तो आप इस देश के संविधान की रक्षा कर रहे हैं, उसकी अवमानना नहीं कर रहे हैं। और मैं भारतीय होने के नाते इस देश के समस्त व्यक्तियों से अनुरोध करूंगी कि इस देश के संविधान पे इस तरह होती हुई चोटों को देखकर चुपचाप मत बैठिए, क्योंकि ये देश के संविधान के साथ मजाक हो रहा है। आपको अगर लिखना है तो लिखिए ना भारत राष्ट्रपति, किसने मना किया है? लेकिन आप द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखेंगे, कहाँ लिखा है ये? किस संविधान में लिखा है? इसका मतलब इस देश के प्रधानमंत्री को भी अपने देश के संविधान का सम्मान करना नहीं आता। और पूरे भारतवासियों को ये बात समझनी चाहिए कि हमारी प्रस्तावना और जो प्रिलम्बल है उसके आप अगर हत्या करते हैं इस तरह से, आप देखिए ना मुस्कान जी, कहाँ लिखा है? संविधान के किस कोड में लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत? कहीं नहीं मिलेगा। ये देश के मात्र ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो देश के संविधान की अवमानना भी कर रहे हैं और छाती भी चौड़ी कर रहे हैं, और कोई प्रश्न नहीं खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, सबको मिलके आपको अगर करना है, कहिए ना भारत का संविधान, कहिए आप भारत गणराज्य, आप कहिए भारत के प्रधानमंत्री, आप कहिए भारत के राष्ट्रपति। क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल ठीक है सुधा जी। देखिए, एक आखिरी कमेंट विवेक जी से लेना जरूरी है। देखिए विवेक जी, अभी हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन हुआ, तभी भी देखा जाए तो इंडिया ही लिखा हुआ था। इससे पहले का अगर हम सम्मेलन देखें G20 का, तो भी इंडिया लिखा हुआ था। अब जब भारत में आयोजन हुआ तो भारत, आखिर जरूरत क्या है इन सब चीजों की? मतलब अब पूरी जो दुनिया है वो इंडिया को इंडिया के नाम से जानती है, ऐसे में अचानक एकाएक बदलाव कर देना भारत, क्या वजह है? क्यों सियासत को इस मंच से तूल देने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी? देखिए मुस्कान जी, इस विषय को तूल विपक्ष दे रहा है। भारतीय संविधान में इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है। इंडिया शब्द अंग्रेज लाए थे। सिंधु घाटी सभ्यता को इंडस वैली के नाम से पुकारते थे। 5 इंडिया शब्द का इतिहास में उल्लेख मिलता है। इसके पूर्व कभी भी भारत को इंडिया नाम से संबोधित नहीं किया गया। भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंदुस्तान तमाम नाम रहे। इन तमाम नामों में संविधान सभा में चर्चा हुई। सत्ता हस्तांतरण हो रहा था अंग्रेजों से। लॉर्ड माउंटबेटन अंतिम अंग्रेज वायसराय थे। ब्रिटिश क्राउन के आशीर्वाद से भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो भारतीय थे श्री राजगोपालचारी, उनको पदभार मिला था। ठीक है, उस समय कार्य व्यवहार की दृष्टि से समझा जा सकता इंडिया दैट इज भारत। आपने दोनों नाम स्वीकार किए। आजादी के 76वें वर्ष में भारत आज प्रवेश चुका है। अरे विवेक जी, इतिहास तो सबको पता है ना। सवाल तो ये कि इस मंच को राजनीति का मंच फिलहाल नहीं बनाना चाहिए। चंचल यादव 10 सेकंड में बात को पूरा करिए बस। लोग इस पे राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। देखिए सुधा जी ने बहुत अच्छी बात कही। देश के लोगों को आत्मीयता का बोध होता है। कम से कम एक सूचना और भी आ रही है, अभी मेरे पास आधिकारिक इंफॉर्मेशन नहीं है। मुस्कान जी, विवेक जी सुन लीजिए। उद्घोष से उसकी सिराओं में रक्त फड़कता है। इंडिया माता की जय नहीं बोलता। ठीक है, कांग्रेसी ये क्या समझेंगे भारत माता की जय का मतलब? ठीक है विवेक जी, आखिरी कमेंट चंचल जी से लेते हैं क्योंकि वक्त हमें ज्यादा इजाजत और नहीं दे रहा है। ठीक है चंचल जी। मुस्कान जी आपने देखा होगा नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को इन्होंने इनवाइट नहीं किया है रात्रि भोज के लिए। ये चर्चा है, कम से कम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए सोचना चाहिए था कि नेता प्रतिपक्ष एक हिंदुस्तान के लिए समझिए कि हर जगह इनवाइट होता है, और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ना जाने प्रधानमंत्री जी को लेकर के क्या क्या सोचते रहते हैं। और प्रधानमंत्री इतने ज्यादा जो है हठी क्यों हैं,
वो केवल अपनी फोटो के चक्कर में क्यों पड़ते हैं? आज पूरी जनता सवाल कर रही है। आप मुझे बताइए ना, चाहे वो संसद भवन का उद्घाटन रहा हो, चाहे वो श्री राम जन्मभूमि का मंदिर का उद्घाटन रहा हो, शिलान्यास रहा हो, लेकिन आप वहां पे चाहे वो महामहिम राष्ट्रपति की बात हो, चाहे वो आपके हमारे जो नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की बात हो, आपकी वजह से विवेक जी सुनिए, आपकी वजह से विवेक जी 3 मुख्यमंत्रियों ने रात्रि भोज का बहिष्कार कर दिया है। ये केवल प्रधानमंत्री जी के हट की वजह से है। और प्रधानमंत्री इतने हटी हैं कि आप देश की व्यवस्था को अमन चैन को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, देश को लगातार कमजोर करने का काम कर रहे हैं। ये सोचना पड़ेगा आपको विवेक जी। बिल्कुल, चलिए तो ठीक है, वक्त हमें इतनी इजाजत देता है। धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। ठीक है, अब देखिए G20 का मंच, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष, राजनीति का मंच बनाने की कोशिश कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेम प्लेट के आगे हमने देखा कि इंडिया की जगह भारत लिखा हुआ था, तो वो एक सियासी मुद्दा बन रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी G20 का सम्मेलन एक बड़ा सम्मेलन हो रहा है जो कि भारत में आयोजित हो रहा है, जिसकी मेजबानी खुद भारत कर रहा है। तो ये एक बड़ी चुनौती है, या यूं कहे कि एक बड़ी उपलब्धता है भारत की, कि इतने बड़े मंच का आयोजन करना, एक बड़ा कूटनीतिक मंच आयोजन करना, जिसमें तमाम देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद और भारत उसकी मेजबानी कर रहा है। तमाम राष्ट्राध्यक्ष मौजूद है आज और कल, ये दोनों ही दिनों में ये महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें कई बड़े वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। चाहे वो जलवायु की स्थिति की बात करें, चाहे वो देश की इकोनॉमी की बात करें, दुनिया भर की इकोनॉमी की बात करें। लेकिन आज जब G20 सम्मेलन का आगाज हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के साथ ही उन्होंने एक और बड़ा ऐलान किया जिसका समर्थन पूरे सदस्यों ने किया। वो था ग्लोबल साउथ के 55 देशों को भी G20 का सदस्य बनाया गया है। लेकिन लगातार अब ये चर्चा जोरों पर है कि क्या पुतिन के नहीं आने से कोई फर्क पड़ेगा क्या? शी जिनपिंग इस वक्त इस सम्मेलन में मौजूद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी साफ तौर पर चीन ने ग्लोबल साउथ को पूरा समर्थन दिया है, यानी कि ग्लोबल साउथ को G20 का एक बार सदस्य बना लिया गया है। अब G20 में आगे क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्या कुछ नए विषय है जिस पर चर्चा होंगे, और इस समिट से क्या कुछ देश के साथ ही दुनिया को हासिल होगा, ये फिलहाल वक्त ही बताएगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।